हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी के इस एपिसोड में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप लोग जानते हैं कि मैं आप सभी के सामने लेकर आता हूं आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण खबरें, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपके लिए यूपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी की तैयारी में या फिर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो यार, आजकल देश में सबसे बड़ा चर्चा का विषय क्या है? महिलाओं के लिए विधायिका में आपके यहां यानी कि लोकसभा में और विधानसभाओं में आरक्षण। काफी समय से इस पर चर्चा चल रही है। सरकार अचानक से, जो संसद का सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था 18 से 22 तारीख के लिए, उसमें अचानक से एकाएक सरकार इस बिल को ले आई। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि सरकार का यह प्लान था, सरकार ने इसको एजेंडा में डाला नहीं था, लेकिन यह विचार जो है सरकार का हमेशा से था और सरकार थोड़ा सरप्राइज देने में विश्वास रखती है। तो आपको मैंने कल तक बेटा क्या बताया था? आपको मैंने बताया था कि यह जो कानून है यह भारत की लोकसभा ने पारित कर दिया था। याद है? आपको बताया था, वो वाला देखा था आपने कि लोकसभा ने इसको पारित किया और लगभग सर्वसम्मति से पारित किया, यानी कि 454 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया था और 2 ने इसके विपक्ष में वोट दिया था। जो आपके AIMIM के 2 सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो इन 2 सांसदों ने, एक सांकेतिक ही विरोध था, उनको पता था कि भाई बिल पास तो होना ही है, लेकिन तब भी एक अपना एक विरोध जताने के लिए उन्होंने इस बिल के पक्ष में वोट नहीं दिया, बिल के विपक्ष में वोट दिया। तो लोकसभा में पारित होने के बाद यह बिल गया राज्यसभा, जैसा कि संसदीय प्रणाली है, और राज्यसभा में यह बिल जो है यह सर्वसम्मति से पारित हुआ, यानी कि सभी 215 सदस्य जो वोट दे रहे थे उन्होंने इसके पक्ष में वोट दिया और किसी भी सदस्य ने इसके विपक्ष में वोट नहीं दिया। यानी कि एक जो बात थी कि भाई महिला आरक्षण पर हमें एक सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता है, वो बात जो थी वो लगभग आपको पूरी होती हुई दिख गई। राज्यसभा में तो कंप्लीटली पूरी हो गई कि भाई सभी ने इस पक्ष में ही वोट कर दिया। लोकसभा में भी एक लगभग हम इसको सर्वसम्मति मान ही सकते हैं कि केवल 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया, वो उनका अपना एक स्टैंड था, लेकिन उसके अलावा किसी ने भी इसका खास विरोध नहीं किया। ठीक है? तो अब क्या है? अब ये बिल जो है ये भारत की संसद के इतिहास में पहली बार ये बिल जो है, क्योंकि देखिए महिला आरक्षण का बिल जो है पहले भी कई बार भारत की संसद में आ चुका है। आपको मैंने बताया था 96 में आया था देवेगौड़ा साहब की सरकार में, 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में आया था, लेकिन हमेशा वो या तो एक भी सदन में पास नहीं हुआ या एक सदन में पास हुआ, इसके आगे वो नहीं गया। ठीक है? लेकिन इस बार पहली बार 2023 में भारत की संसद के दोनों सदनों ने इसको पास करके इसके कानून बनने पर लगभग पूरी मोहर लगा दी है। लगभग मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी इस पर राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति बाकी है। राष्ट्रपति जब तक इसको स्वीकृत नहीं करेंगी तब तक ये संशोधन जो है अपने प्लेस में नहीं आएगा, लेकिन वो एक औपचारिकता मात्र है। सरकार इस तरह का बिल लाई है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति महोदया जो हैं, जो स्वयं एक महिला हैं, निश्चित तौर पर इसको स्वीकार करेंगे। देखिए, कुछ जगहों पर यह चर्चा भी थी कि इस बिल को आधे राज्यों के पास भी भेजा जाएगा शायद स्वीकृति के लिए। अब इसको लेकर कुछ समाचार पत्र यह छाप रहे हैं कि यह बिल आधे राज्यों की स्वीकृति के लिए जाएगा, कुछ ये छाप रहे हैं कि ये नहीं जाएगा। ठीक है? ये केवल संसद की स्वीकृति ही इसके लिए काफी होगी। मेरा व्यक्तिगत विचार क्या है, बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इसके लिए आपको राज्यों की सहमति नहीं चाहिए। राज्यों की सहमति का प्रावधान जो होता है वो आमतौर पर तब होता है जब केंद्र राज्य संबंधों में फर्क पड़ रहा हो या फिर उच्च न्यायालय पर फर्क पड़ रहा हो। जब आप केंद्र और राज्य की शक्तियों के संतुलन को प्रभावित करते हैं तब आपको आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए, जैसे हमें GST में चाहिए थी। याद है GST में क्या हुआ था? केंद्र ने राज्यों से कर लगाने का अधिकार ले लिया था, तो आप उनकी शक्ति ले रहे हो, इसके लिए आपको आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए। यहां पर आप केवल अपने देश में आप आरक्षण का प्रावधान ला रहे हो, इसके लिए आपको राज्यों की स्वीकृति की, मेरे विचार में, मेरा जो संवैधानिक मत है उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मेरे ख्याल से जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर हस्ताक्षर करेंगी वैसे ही यह कानून बन जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो यार, इस कानून को नाम क्या दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये आज नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कल राज्यसभा में हुई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया।
ठीक है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो है, जो 128वां संविधान संशोधन है, उसको पारित संसद ने कर दिया है। ठीक है, अब ये बस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये भारत में कानून के तौर पे जाना जाएगा। तो भाई चर्चा क्या हुई, आपको मैंने बताया कि यार लोकसभा में क्या चर्चा हुई थी, आपको 3 बिंदु बताए थे, याद है। पहला बिंदु क्या था, श्रेय किसको मिलना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, यह राज्यसभा में भी हुआ। देखो, लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा लगभग एक जैसी रही, राजनीतिक पार्टियां एक जैसी होती हैं, उनके विचार, उनके मुद्दे एक जैसे होते हैं, कोई खास फर्क होता नहीं है। तो भाई यह चर्चा वहां पर भी रही कि भाई इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए, बीजेपी लाई या कांग्रेस लाई या कौन लाई, वो ठीक है, सबको श्रेय, सब ले लो श्रेय, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जो है एक राजनीतिक चर्चा थी। दूसरा बिंदु जो उठा, जो कि सबसे प्रमुखता से उठा, वो था इसमें देरी का मुद्दा, कि आप जो है इसको परिसीमन से क्यों लिंक कर रहे हैं। आपको पता है ना कि सरकार ने क्या कहा है, यह तुरंत लागू नहीं होगा। पहले देश में जनगणना होगी, जनगणना के बाद उस जनगणना पे आधारित परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद कहीं यह जाके लागू होगा। तो इस बिल के लागू होने की संभावना वास्तविकता में 2029 या उसके बाद है, क्योंकि 2021 में जो जनगणना होनी थी वो तो अभी तक हुई नहीं है, वो अभी 2023 लगभग जाने को आ गया है, अभी तक तो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो हम अगर ये भी माने कि 2024-25 में जो सरकार ने कहा भी है कि हम अगले लोकसभा चुनाव के बाद ये परिसीमन वाली प्रक्रिया कराएंगे पूरी, तो अगर 2025-25 तक परिसीमन खत्म होता है, 25-26 तक जाके, तो फिर उसके बाद आप यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से आपको यह प्रावधान देखने को मिलेगा। विपक्षी दलों का यह कहना था कि सरकार इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है कि भाई अगर आपको, चलिए परिसीमन आपके यहां होगा, परिसीमन आपके यहां होगा, आपके यहां सीटों की संख्या बदल जाएगी, जैसा कहा जा रहा है कि लोकसभा में कुछ 750 के आसपास सीटें शायद हो जाएंगी जब यह परिसीमन हो जाएगा। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि परिसीमन का इंतजार क्यों करना है, अभी 543 सीटें हैं ना आपके पास, आप इनमें से 181 को अभी तुरंत आरक्षित कर दो ना 2024 वाले चुनाव के लिए। परिसीमन के बाद जब सीटों की संख्या बदलेगी तो हम दोबारा कर देंगे, उसमें नई बात क्या है। तो यह हमको करना चाहिए, यह सरकार ने कहा, यह विपक्षी पार्टियों ने कहा, और इस आशय के लिए कुछ संशोधन भी लाए गए, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा मुद्दा आपको पता ही है, कल भी बताया था कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें होना चाहिए। इसको सरकार ने मना कर दिया कि भाई देखो, अभी हमारे यहां, आपको मैंने लोकसभा वाले वीडियो में बताया था कि हम 3 कैटेगरी में सांसद चुनते हैं, जनरल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी। उन्हीं तीनों कैटेगरी में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, कोई भी नई कैटेगरी हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 मुद्दे यहां पर उठे। एक चौथा मुद्दा और जो राज्यसभा में उठा, वो उठा बिल के नाम पर। तो कुछ महिला सांसदों ने, जैसे डीएमके की जो कनी मोड़ी हैं, और रंजीता राय एक सांसद हैं राज्यसभा में, मेरे ख्याल से आरजेडी की हैं, इन सांसदों ने बिल के नाम को लेकर आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि बिल के नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जैसे आप कोई, देखिए क्या होता है, महिलाओं को लेकर हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम महिलाओं को देवी बताना शुरू कर देते हैं कि महिलाएं देवी हैं, मातृ शक्ति हैं, नारी शक्ति हैं, वगैरह वगैरह। उनका यह कहना था कि हमें कोई वंदना नहीं चाहिए। कनी मोड़ी ने यह कहा कि हमें आप भगवान मत बनाइए, हमारी वंदना मत कीजिए, हमारा जो बराबरी का संवैधानिक अधिकार है आप हमें वो दीजिए। इन दोनों में फर्क समझिए, दोनों में फर्क क्या होता है। जब आप किसी को देवी देवता बना देते हैं, जब आप किसी को देवी देवता की तरह उसका सम्मान करने लगते हैं, तो आप उससे मानव जैसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करते। जैसे नारी को, एक समाजशास्त्रीय कॉन्सेप्ट है कि जब आप नारी को देवी की तरह ट्रीट करते हो, तो फिर आप ये मानते हो कि यार फिर ये देवी अपने अधिकार क्यों मांग रही है। भाई देवी जो है अपने अधिकार थोड़े ना मांगती है, देवी तो आप पे कृपा करती है। तो ये बात है। तो ये एक, इसको लेकर विवाद उठाया गया, विवाद तो नहीं, एक कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई इसका नाम जो है आप इसको ऐसे ना ट्रीट करें। और आरजेडी के एक सांसद हैं मनोज कुमार झा साहब, उन्होंने भी ये कहा कि भाई हम ये बात याद रखें कि इसको हम किसी एहसान की तरह ट्रीट ना करें, हम किसी भी तरह से इसको कोई उपकार ना माने कि हम महिलाओं पे कोई उपकार कर रहे हैं। हम कौन होते हैं उपकार करने वाले? ये महिलाओं का बराबरी का संवैधानिक हक है। महिलाएं इस देश की उतनी ही नागरिक हैं जितने पुरुष हैं। महिलाओं का देश की संसद पर, विधानसभाओं पर, विधायिकाओं पर उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का है। यह एक ऐतिहासिक खराबी है, ऐतिहासिक गड़बड़ी है कि हम उनको दे नहीं पाए अब तक ये अधिकार। ये एक समस्या है कि एक आदर्श समाज में क्या होता
अगर आधी औरतें हैं तो आधी औरतें जीत के भी आती, लेकिन हम ऐसा आदर्श समाज बना नहीं पाए हैं, उसके कारण उनको उनका हक नहीं मिला है। तो हम ये खाली वो जो ऐतिहासिक गलती है उसको ठीक कर रहे हैं। ये कोई नारियों पर उपकार नहीं है। इसको हम ऐसे ना लें कि हमने महिलाओं पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है या उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम किया है। तो ये 4 बिंदु जो थे ये मुख्यतः राज्यसभा में उठे। विपक्षी दलों ने जब भी कोई बिल प्रस्तुत होता है तो विपक्षी दल या कोई भी सांसद उसमें संशोधन का भी सुझाव दे सकता है। तो विपक्षी दलों ने खास तौर पर देरी वाले मुद्दे पर और ओबीसी आरक्षण पर कई सारे संशोधनों का प्रस्ताव किया। लेकिन क्या होता है, देखो ये संशोधन के प्रस्ताव जो होते हैं ये आमतौर पे पास नहीं होते क्योंकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत होता है। तो विपक्षी दलों के सांसदों ने ऐसे संशोधनों का प्रस्ताव किया, लेकिन अब इसमें क्या किया कि उन्होंने देखिए इसको समझिए कि उन्होंने लेकिन इन संशोधनों पर वोटिंग नहीं मांगी, क्योंकि अगर इन संशोधनों पर वोटिंग मांगते तो शायद ये संशोधन पास नहीं हो पाते। और इसके अलावा देखिए सभी दलों ने यह भी कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, हम किसी भी तरह से ये नहीं चाहते कि ये बिल पास ना हो पाए, ये बिल गिर जाए या ये बिल जो है यहां पर राज्यसभा में अटक जाए। हम चाहते हैं बिल तो पास हो ही जाए, संशोधनों की चर्चा जो है वो हम आगे करते रहेंगे। तो संशोधन प्रस्तुत किए गए, लेकिन वॉइस वोट से ही उनको डिफीट कर दिया गया। किसी भी सदस्य ने उन पर वोटिंग की मांग नहीं की कि इन पर आप वोटिंग कीजिए। देखिए यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि ये एक संविधान संशोधन बिल था। याद रखने वाली बात यह है बेटा कि ये एक संविधान संशोधन का बिल था। तो अगर ये राज्यसभा में पास नहीं होता तो ये मृत हो जाता। ये याद रखिएगा कि संविधान संशोधन में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। अगर दोनों सदनों में पास हुआ अलग अलग तभी वो वैध होता है। अगर किसी भी एक सदन में वो पास नहीं होता तो वो मृत हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी दल ने इस पर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं डाला, ज्यादा कोई दबाव नहीं डाला कि इसके लिए हम कुछ अलग करें। और संविधान संशोधन का ये जो 128वां बिल है ये पास हो गया है। तो भारत में अब महिला आरक्षण जो है आने वाले समय में विधानसभाओं में और लोकसभा में एक वास्तविकता होने वाली है, एक राजनीतिक वास्तविकता है। हम सभी आने वाले समय में अपने देश की लोकसभा में, अपने राज्यों की विधानसभाओं में कहीं ज्यादा महिलाएं देखेंगे और हम सब आशा करते हैं कि देश की महिलाओं में जो राजनीतिक चेतना है वो बढ़ेगी। देश में विधानसभाओं में और लोकसभा में जो चर्चा का स्तर है वो भी उठेगा और महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो ज्यादा विस्तृत तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस किए जाएंगे। ये हम कामना निश्चित तौर पे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। इस पे कुछ भी नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि यार स्टडी IQ IAS का जो P2I कोर्स है 2024 के लिए भाई वो होने वाला है शुरू 22 तारीख से। ठीक है, यानी कि 22 तारीख कब है? आज। तो आज से शुरू होने वाला है शाम को 6 बजे से। अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो AJ लाइव कोड लगाइए, तो 29,999 में तुरंत जुड़ जाइए। 2024 के लिए ज्यादा समय बचा नहीं है आपके लिए अब, लेकिन ये आखिरी मौका हो सकता है, इससे तुरंत जुड़िए। ये आप याद रखिए P2I है, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपकी सारी तैयारी कराएगा। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होगी, आपकी मेंस की तैयारी होगी। मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। अगर आपका प्री क्लियर होता है आपको ऑफलाइन मोड में भी तैयारी कराई जाएगी। आपको छपी हुई पुस्तकें आपके घर पे मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको मेंटोर मिलेगा, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन भी होगा। इंटरव्यू की भी आपकी पूरी तैयारी, आपका DAF भरना, आपके मॉक इंटरव्यू, सब कुछ इसमें होगा। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए है। तो और अगर आप 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। 2025 के लिए आप AJ लाइव कोड लगा के 35,999 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तरीका भी वही है, बैच शुरू हो चुका है फंडामेंटल बेसिक्स के साथ। अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। कोई और बड़ी खबर लेके, नई खबर लेके मैं आपके सामने जल्दी ही हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।